हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इस बार क्लास 10 पास आउट हुए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि अब आप क्लास 11th में आ गए हैं। अगर आप वीडियो देखने वाले वो हैं जो क्लास 11th से भी ऊपर हैं या फिर 12th में हैं या फिर किसी और क्लासेस में हैं, तो उन लोगों को पता होगा जब आप 10th से 11th में आए होंगे तो आपने कितने मिस्टेक्स किए होंगे। एक ऐसा नायाब एक्सपीरियंस होता है क्लास 11th का, वो वही बच्चे जानते हैं जो उससे जूझते हैं। 10th के बच्चे जो पास आउट होकर के आते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि करना क्या है, क्योंकि अब तक आप एक रिस्ट्रिक्शन में थे, आपका दायरा बहुत छोटा था। आप अपने स्कूल में, आप अपने माँ बाप, अपने फ्रेंड्स के सर्किल में ही घिरे हुए थे। लेकिन अब जब आप क्लास 11th में आते हैं तो आप एक नए जगह पे जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, नए इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। आपका जो एरिया है, आपका जो दायरा है, आपकी जो सोच है वो बढ़ती है। तो उस कंडीशन में अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। जो बच्चे क्लास 10th इस बार पास आउट हुए हैं वो अपने स्कूल में, अपने टीचर से या फिर अपने घर में अपने भाई बहन से या फिर अपने सीनियर से ये जरूर सुने होंगे कि क्लास 10th से जो क्लास 11th का सिलेबस होता है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। ऐसा क्यों? मैं बताना चाहता हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ, आप समझ सकते हैं। जो सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड के बच्चे हैं, आईसीएसई को छोड़कर, उनका एक एनसीईआरटी से काम चल जाता है। एक एनसीईआरटी साइंस की बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा उसी में। फिर उससे आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको दिखता है कुछ रेफरेंस बुक्स, लेकिन आपका एग्जाम एक ही होता है। आपको साइंस का एग्जाम देना पड़ता है, आपका साइंस ही सब कुछ है, एक ही सब्जेक्ट है। लेकिन आईसीएसई के बच्चों के साथ थोड़ा सा अलग होता है कि क्लास 7 से उन लोगों का साइंस अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और बड़ी बात यह है कि सबके अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं, तो इससे क्या होता है वो इन चीज़ों से फैमिलियर रहता है। लेकिन क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको साइंस बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब क्लास 11th में आते हैं तो वो एक एनसीईआरटी 5 एनसीईआरटी में बदल जाता है, और वो भी बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो इस कंडीशन में वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि जो आदत बनी है बुरी कम पढ़ने की, उसमें क्या होता है उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, वो मैनेज नहीं कर पाते। ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ मेस का खाना खाना है, हॉस्टल का खाना खाना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि खाने बनाने में या फिर खाना खाने में वो फंसे हुए रह जाते हैं। जब आप पहली बार घर से बाहर किसी नई जगह पर जा रहे होते हैं 10th के बाद, तो आपके ऊपर से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जा रहे होते हैं। माँ बाप देखने वाले नहीं है, कोई वहाँ देखने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको सेल्फ असेसमेंट करके अपने आप को एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे अपने आप को सही तरह से सिलेबस के प्रति फोकस्ड नहीं रख पाते हैं। 10th का एग्जाम जो होता है वो सबसे बड़ा बैरियर होता है स्टूडेंट के लाइफ में। वो डिसाइड करता है तुम किधर जाओगे, सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। 10th में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका 11th में आकर के, क्योंकि सब कुछ बातें चेंज हो जाती है, जगह चेंज हो जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। तो उस कंडीशन में 10th में आप क्या थे, नो मैटर्स। आप 11th में क्या है ये मैटर करता है। तो 10th की बात अब साइड रखना है, 10th की आदतों को अब साइड रखना है। अब आप 11th में आ गए, इंटरमीडिएट में आ गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको समझना पड़ता है इन चीज़ों को, आपको एक सही डायरेक्शन खुद से देना पड़ता है। आपके पीछे अब कोई लगा हुआ नहीं रहेगा। स्कूल में अब तक आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब जब जहाँ जा रहे हैं आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठेले को धक्का देना और ठेले को खींचना दोनों दो बात है, समझ पा रहे हैं? तो अब आपको सिलेबस खींचना है। स्कूल तक टीचर्स आपके सिलेबस को खींच रहे थे, आप आराम से थे, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती थी, भाई सर ही तो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हमारा क्या, हम कहाँ से एग्जाम में लिख पाएंगे। स्कूल में आप ये बात बोल करके बहाना बना करके निकल जाते थे। लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं होता है, क्लास 12th में ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आप वहां पर रिस्पॉन्सिबल है, आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जब बच्चे क्लास 10th का एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं चलो भाई अब LKG to 10th तो इतना कुकर में पके ही, तो थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। माँ बाप भी बोलते हैं चलो भाई इतना दिन से ये किया, 10th का एग्जाम हो गया, थोड़ा सा खेलने कूदने दो बच्चे लोग को। अब क्या करता है, वो रिजल्ट का वेट करने लगता है। जिसके भी भाई बहन पहले से किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो तो इस चीज़ से सजग रहता है, वो पढ़ने के लिए निकल जाता है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा लेता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है 10th के बाद। लेकिन मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं। अब मार्च में आपका एग्जामिनेशन खत्म हुआ, जून के लास्ट में आपका रिजल्ट आया। अब क्या होता है, ये 3 महीने आपके गए। जब आप नए जगह पे गए तो 2-3 महीना वहां पर आपका लॉस हो गया है, 2-3 महीने आपके वहां निकल गए। तो अब क्या होता है एडजस्ट करने में, तो इस कंडीशन में क्या होता है 6-7 महीने तो इसी सब चीजों में चली जाती है। अब क्या होता है, जो कुछ भी छोटा सा समय आपको बचता है उसमें 11th को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन जब आप उन बच्चों से बात करते हैं जो क्लास 10th का एग्जाम देते ही आपके दोस्त
निकल गए होते हैं किसी इंस्टीट्यूट्स में, किसी कोचिंग में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बताते हैं मेरा तो इतना हो गया है, हमारा तो शुरुआत भी नहीं हुआ, तो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता है, वो कंपेयर करने लगते हैं, फिर वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन सिलेबस का इतना ज़्यादा बोझ रहता है आपके ऊपर, इतना ज़्यादा सिलेबस आपको सामने दिखता है कि लगता है फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, बायो करें, क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री तो बिल्कुल अलग ही हो गया है, केमिस्ट्री पता ही नहीं है, ऐसा भी केमिस्ट्री होता था कभी, फिजिक्स जो है ऐसा भी होता है क्या जैसा हम 11th में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल चेंज हो जाता है सब कुछ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा वो परेशान रहते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस तब तक क्या होता है आप पहुंच जाते हैं दिसंबर तक, जनवरी फरवरी किसी तरह आपका निकला, उसके बाद क्या होता है कई सारे इंस्टीट्यूट्स 12th स्टार्ट कर देते हैं, 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपके दिमाग में ये आता है कि भाई बोर्ड है, बोर्ड में तो कोई टेंशन नहीं, बोर्ड में तो सिर्फ 12th से ही आएगा, पहले बोर्ड तो पास कर ले, 11th बाद में देख लेंगे, 11th से बोर्ड में कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा अपने सीनियर से, अपने टीचर से, 11th का बहुत बड़ा योगदान है आपके सिलेबस में, आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने में उसका बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ हाथ उसी का होता है। तो अगर हम अपने बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी में हमारा 5 यूनिट है जो हम कंप्लीट करते हैं क्लास 11th में। डाइवर्सिटी है स्टार्टिंग में, तो डाइवर्सिटी का जो 4 चैप्टर है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसी से बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट को, बायोलॉजी को समझना आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग, तो लिविंग को जब तक आप क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक आप समझेंगे उसे कैसे, तो डाइवर्सिटी चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चारों चैप्टर, ठीक है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सबसे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर हम सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो 12 से 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल नीट में पूछे जाते हैं, उससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, आप जोड़ सकते हैं कितना ज्यादा वेटेज है उसका। तो कहने का मतलब है कि बच्चे 11th पर फोकस नहीं रखते, 11th को करना है, समय निकल रहा है, ठीक है। जहां तक हो सके हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ओर से सिर्फ कंप्लीट होने से नहीं होगा, कंप्लीट आपको करना होगा।